कहानी की शुरुआत होती है समंदर के नीचे यानी कि पानी की दुनिया को दिखाते हुए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस पानी की दुनिया का एक राजा है, विशाल राजा, जो पूरे समंदर के लोगों को संभालता है। और इस राजे की है 7 बेटियां। वो अपनी सातों बेटियों को बुलाता है, लेकिन सिर्फ 6 बेटियां ही आती हैं। सबसे छोटी वाली यानी कि एरियल वहां से गायब होती है। उसका एक दोस्त होता है जो कि क्रैब है। समंदर का राजा उस क्रैब को बुलाता है कि जाके देख के आओ मेरी छोटी बेटी एरियल कहाँ पर है। उनकी छोटी बेटी एरियल को इंसानों की चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। वो पूरे समंदर में हर जगह घूम घूम कर इंसानों की चीजें घूमती है। उसकी एक दोस्त छोटी सी मछली भी होती है। वो इंसानों की डूबी हुई शिप्स में भी जाती है, वहां पे उनकी चीजों को देखती है, खोजती है। उसको एक कांटा मिलता है। एरियल को इंसानों की चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। जब भी समंदर में कोई शिप डूबती है, वो इस शिप में जाकर तरह तरह की चीजों को ढूंढती है, कहीं उसे कोई इंटरेस्टिंग चीज ना मिल जाए। ऐसे ही एक शिप डूब जाती है, लेकिन उसके दोस्त वार्न करते हैं ये शार्क्स का इलाका है। फिर भी एरियल उधर जाती है, एक शार्क हमला कर देती है। एरियल जो कि बहुत ज्यादा चालाक होती है, किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से निकल आती है। फिर वो उस फोर्क के बारे में अपने दोस्त एक डक से पूछती है, तो उसको जवाब देता है कि ये एक कंघी करने की चीज है। अंदाजा उसे भी नहीं होता। फिर एलियन उस फोक के साथ कंघी करने लग जाती है। इतनी देर में वहां पर क्रैब पहुंच जाता है। एरियल को बताता है कि तुम जानती भी हो आज मून फेस्टिवल है, इसलिए किंग तुम्हें सुबह से ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर एरियल फौरन भाग के उधर जाती है। इसी बीच में हमें एक सी विच दिखाई देती है, जिसके बहुत ही विशाल टेंटिकल्स होते हैं। बहुत खतरनाक होती है ये विच। इतनी देर में एरियल अपने बाबा के पास पहुंच जाती है। इसके बाबा जो कि समंदर के राजा होते हैं, बहुत ही नाराज होते हैं एरियल पे। वो उनको पूछती है, आखिरकार आप इंसानों से इतना नाराज क्यों रहते हैं? वो तो इतने अच्छे लोग हैं, उनकी दुनिया बहुत प्यारी है। लेकिन राजा जो कि बहुत ही नफरत करते हैं इंसानों से, क्योंकि एरियल की मौत इंसानों की वजह से ही हुई थी। उनकी बात सुनकर कन्विंस नहीं होते और एरियल को ऑर्डर देते हैं कि तुम आज के बाद इंसान से दूर रहोगी, और नाराज होकर वहां से चली जाती है। किंग क्रैब को एरियल के पीछे जाने को और उसकी हिफाजत करने को कहते हैं। एरियल गुस्से में अपने रूम में चली जाती है, जिसमें बड़ी खूबसूरत खूबसूरत एंटीक चीजें होती हैं जो इंसान से लाई होती है। इसके बाद हमें जश्न दिखाया जाता है एक कश्ती के ऊपर, जिसमें बादशाह खुश होता है। वो आम इंसानों की तरह सबके साथ जश्न मना रहा होता है। उनका वजीर उन्हें समझाता है कि ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती, लेकिन जो हमारा बादशाह का बेटा होता है वो बहुत ही नेक दिल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अमीर हो गरीब हो। एरियल भी बातें सुन रही होती है, बड़ी खुश होती है। अचानक से समंदर में तूफान आ जाता है, ऐसा तूफान कि वो कश्ती को डुबा ले जाए। सब अपनी जान बचाने के लिए छोटी छोटी कश्तियों में तुम लगाकर जा रहे होते हैं। अचानक से शिप पे आग भी लग जाती है। जब बादशाह का बेटा वहां से निकलने लगता है, वो देखता है उसका डॉग वहीं फंस गया है। जब वो उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, कश्ती 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये सब एरियल अपनी आंखों से देख रही होती है। वो फौरन भागकर बादशाह के बेटे को बचाकर ऊपर पानी की सतह पर ले आती है। एरियल बादशाह के बेटे की जान बचाकर उसे समंदर से बाहर जमीन के ऊपर ले आती है। अब वो उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, उसकी सांसें महसूस करती है। जानवर दोस्त भी साथ साथ ही होते हैं। एरियल सोचती है कि उसको गाना गाना चाहिए। वो बादशाह के बेटे की जान बचाने के लिए गाना गाने लगती है, लेकिन बादशाह के बेटे को महसूस नहीं होता। उसके पहरेदार वहां पर आ चुके होते हैं। जैसे ही आंखें खुलने लगती हैं, पहरेदार वहां पे पहुंच जाते हैं और वो मौत से बच जाता है। क्रैब बादशाह को सब कुछ सच सच बता देता है कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल होता है। वो एरियल के पास जाकर उसके कमरे में सारी इंसानी चीजें तबाह कर देता है। एरियल उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो इतने शक्तिशाली जिद्दी होते हैं कि वो एरियल की बात बिल्कुल नहीं सुनते। वो लेट रही होती है कि वही सी विच उसके सामने शीशे में आ जाती है। उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी आंटी, जिसे सी विच सब लोग कहते हैं, वो हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक इंसान से प्यार हो गया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। एरियल जब उससे मिलने जाती है, तो वो उनके आगे शर्तें रखती है कि तुम्हें अपनी आवाज़ मुझे देनी होगी और 3 दिन में ही अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा। अगर तुम ये ना कर सकी, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी फिश टेल से बदल के पैर दे दूंगी। उस सी विच की इतनी सारी शर्तें सुनकर एरियल बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। अब वो पीछे मुड़कर जाने लगती है, लेकिन फिर सी विच उसका पीछा करती है और कहती है कि ठीक है, चली जाओ तुम वापस अपनी दुनिया में। तुम्हारे बाप के पास, जो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इंसानों से दूर रखेंगे, और तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। इसके बाद एरियल उसकी बात मान जाती है। असल में सी विच पूरे समंदर की क्वीन बनना चाहती होती है। एरियल अब इंसानों के पास पहुंच जाती है। अपने पैर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके दोस्त भी वहीं पे मौजूद होते हैं। वो समझ जाते हैं कि एरियल अब एक इंसान बन चुकी है। जिस इंसान को एरियल समंदर से मिलती है, वो उसे अपनी रानी के महल में ले जाता है। एरियल वहां पे पहुंचकर बहुत अच्छा महसूस करती है। उसे इंसानों के कपड़े पहनाए जाते हैं।
वो वहाँ पर गाना गाने की कोशिश करती है मगर आवाज़ चुड़ैल के पास होती है। वहाँ पर राजा का बेटा आता है। अब एरियल बताना चाहती होती है कि वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई, लेकिन राजा का बेटा पहचान नहीं पाता और कह देता है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, उम्मीद है आप यहाँ से खुशी से रहेंगी। असल में राजा का बेटा उस दिन से ही उस लड़की की खोज में होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अपने वजीर के ज़िम्मे ये बात बार-बार लगाता है। एरियल बेचारी दुखी हो जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसको बोलते हैं तुम्हें किसी न किसी तरह राजा के बेटे को अपनी मोहब्बत का इज़हार करना होगा। एरियल क्योंकि अब इंसानों की दुनिया में आ गई होती है, उसे शौक होता है इंसानों की बहुत सारी चीज़ें देखने का। वो एक घूमते-घूमते रूम में चली जाती है जिसमें बहुत ही खूबसूरत एंटीक पीसेस होते हैं जो कि राजा के बेटे के होते हैं। राजा का बेटा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसको वो सारी चीज़ें दिखाने लगता है। यहाँ पर राजा का गार्डियन भी दिखाई देता है जो उससे पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है आपको ये लड़की पसंद आ गई है, तो अब हमें वो लड़की ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इनकार करते हैं। दूसरे दिन एरियल के साथ वो घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर उस लड़की को ढूँढने निकल जाते हैं और उस एरियल को भी सैर कराते हैं। अब वो घूमते-घूमते गाँव में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर गाना भी गाते हैं। रात का वक़्त हो जाता है। अब राजा का बेटा एरियल को समंदर की सैर कराने के लिए ले जाते हैं। दोनों घूम रहे होते हैं, दोस्त भी आपस में बातें करते हैं कि यही सही वक़्त है एरियल को सच बता देना चाहिए। लेकिन एरियल की हिम्मत नहीं होती सच बताने की। वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है, मानो सपनों की दुनिया हमें बीच दिखाई देती है, जो कि शिप उल्टी कर देती है, पता करना चाहती होती है कि आखिरकार इन दोनों में इतनी अटैचमेंट कैसे हुई। इसके बाद राजा अपनी सारी बेटियों से पूछता है कि मेरी सबसे छोटी बेटी एरियल किधर है? सारी बेटियाँ इधर-उधर फैल जाती हैं और एरियल को ढूँढने लगती हैं। गार्डियन देखता है कि एरिक बहुत ज़्यादा खुश है, वो उसको बोलता है कि मुझे लगता है अब हमारी तलाश पूरी हुई, हमें वो लड़की ढूँढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन एरिक का दिल अभी भी उसी लड़की पर होता है, वो उसको कहता है कि अपनी खोज जारी रखो और उसको ढूँढ के निकालो। एक दिन एरिक समंदर के किनारे बैठा होता है, अचानक से धुंध छा जाती है। वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की किनारे पर बैठी है, उसको लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन वो उस लड़की को सबसे इंट्रोड्यूस करता है और परिंदे दोस्त उस लड़की के उसको बोलते हैं कि आज तुमने बहुत काम करना है, एरिक को बताना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो जल्दी से तैयार होकर जाती है तो देखती है कि एरिक सबको बता रहा होता है कि मैं इसी से शादी करूँगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, इसने मेरी जान बचाई है। उस लड़की के गले में एक लॉकेट भी चमक रहा होता है। ये सब देखकर एरियल को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। वो उस महल से दूर कहीं चली जाती है। इसके बाद जब क्रूज़ ऊपर आसमान पे उड़ रहा होता है, उससे गाने की आवाज़ आती है जो कि एरियल की होती है। वो उस लॉकेट से आ रही होती है। वो समझ जाती है ये वही चुड़ैल है जो कि राजा के बेटे को कल रात मिली है और चुड़ैल ने खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया है। वो जल्दी से एरियल के पास जाकर उसे सारा सच बताता है। एरियल भी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसको पहले तो समझ नहीं आती, लेकिन फिर वो जल्दी से भागकर महल की तरफ जाती है और एरिक को सब कुछ सच बताने लगती है। उधर एरिक की माँ उसे बोल रही होती है कि तुम इस लड़की के साथ मुझे ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे, हालाँकि तुम वो दूसरी लड़की एरियल के साथ बहुत खुश थे। यहाँ पर एरियल के दोस्त पहुँच जाते हैं और उस चुड़ैल पर अटैक कर देते हैं। एरियल भी उसके गले से लॉकेट तोड़ देती है, उसकी आवाज़ उसे वापस मिल जाती है और फिर हमला शुरू हो जाता है। इस सारी लड़ाई में समंदर के राजे की डेथ हो जाती है। उसका क्रॉन और उसकी छड़ी उस चुड़ैल के पास आ जाती है। उसका सारा मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे एरिक पहुँच जाता है और उस ऑक्टोपस पे हमला कर देता है। वो अपने आप को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल देती है। लेकिन एरिक भी वहाँ पे पूरी तरह से हमला करता है और एरियल भी उसके साथ होती है। इस सारी लड़ाई के बीच में एरिक एक पहाड़ पे बैठ जाता है और एरियल शिप को घुमाते हुए उस ऑक्टोपस चुड़ैल के अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी सारी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। इसके बाद वो जादुई हथियार अपने बाबा को देती है जो कि जिंदा हो जाते हैं और फिर वो अपने और एरिक के बारे में कोई बात नहीं करती क्योंकि उसके बाप ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी होती अपनी जान देकर। लेकिन वो खुश भी नहीं होती और एरिक भी नहीं खुश होता। वो अपनी माँ से कहता है कि समंदर के बीच में जाकर एरियल को लाना चाहता है, लेकिन माँ समझाती है कि तुम एक इंसान हो और वो जल परी, वो अपनी दुनिया में जा चुकी है। इसके बाद राजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो क्रैब से पूछता है कि मेरी बेटी हमेशा उदास क्यों रहती है? कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं किया? क्रैब समझाता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है। राजा अपनी बेटी को इंसान बना देता है, जादू करता है। एरिक भी खुश नहीं होता। अब एरियल इंसान बन चुकी होती है और एरिक के पास आती है। दोनों खुशी-खुशी हमेशा रहने लगते हैं। सब लोगों में दोस्ती हो जाती है और फिर बादशाह भी मान जाता है कि उसकी बेटी खुश रह सकती है। अब दोनों पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं गलत समझता था, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। अब सारे इंसान और जल परियाँ एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और इस तरह से ये खूबसूरत सी मूवी एंड हो जाती है।